हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे बातों पर चर्चा किया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ पर। इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं उनको हम सीरियल बाय सीरियल डिस्कस करते गए हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कूलॉम्स लॉ पे। देखेंगे कूलॉम्स लॉ होता क्या है, कूलॉम्स लॉ के फार्मूले क्या क्या होते हैं और कूलॉम साहब ने बताया क्या क्या उसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? कूलॉम्स लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम होता क्या। उसके पहले हम बता दें आपको, जो कूलाम का नियम होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? दो बिंदु आवेशों के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए। तो कूलाम का नियम मैं पहले आपको बता देता हूं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ is always applicable for point charge। क्लियर है बात? हमेशा कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है? बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम हिंदी में लिख दे रहे हैं हम लोग। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्लियर है बात? याद रखना, बिंदु आवेश, इस पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आवेश को हम कहेंगे बिंदु आवेश है। क्लियर है बात? जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि जो कूलाम का नियम वो किसके लिए लागू होता है? बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश होता क्या है इसके बारे में जान लो। तो बिंदु आवेश का था बहुत एकदम सूक्ष्म आवेश हो। क्या हो? बहुत सूक्ष्म आवेश हो। ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ा सा गोला हो और उस पर आवेश चारों ओर से वितरित हो, ये आपका बिंदु आवेश नहीं होगा। क्लियर है बात? ऐसे आवेश को हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर दो आवेश रखे गए हैं गोले के रूप में, तो याद रखना ऐसे आवेश को हम कभी भी बिंदु आवेश नहीं कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बिंदु आवेश मतलब एक आवेश हो वो बहुत छोटा आवेश हो, सूक्ष्म आवेश है, तो इस पे लागू होगा, ये बिंदु आवेश है। परंतु ये दोनों बिंदु आवेश नहीं है, इसलिए इन दोनों पर अगर कोई हम कूलॉम्स लॉ लगाए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कूलाम साहब ने हमको बताया था। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास दो बिंदु आवेश है, हाँ ये दोनों गोले बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कब? जब एक आवेश को, एक इस आवेश को, चाहे इसको और चाहे इसको उठाकर इससे मैं इतनी दूर रख दूं, अगर मैं इस आवेश को उठाऊं और इतनी दूर ले जाऊं कि इस आवेश से इसको जब देखे तो कैसा दिखाई दे? बिल्कुल बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म दिखाई दे। क्लियर है बात? मतलब यहाँ से इसको देखूं तो ये बिंदु दिखाई दे बिंदु आवेश, और यहाँ से देखूं तो, जैसे हम यहाँ की बात करें और हम एक सूर्य तारा ले लें तो तारा में कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल बिंदु साइज का, हालांकि उसका साइज बड़ा होता है। तो अगर हम तारे को देख रहे हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है? बिंदु। और बिंदु तारे से अगर हम आपको देखेंगे तो आप कैसा दिखाई देंगे? बिल्कुल बिंदु। तो हम दोनों का आवेश भी सूक्ष्म आवेश की तरह बिहेव कर सकता है, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर सकता है। क्लियर है बात? बस फर्क इतना होना चाहिए, अगर ये गोले अभी बिंदु आवेश तो नहीं है, लेकिन इनके बीच दूरी इतनी हम बढ़ा दें, इतनी दूरी बढ़ा दें कि यही दोनों आवेश एक दूसरे को कैसा दिखाई दे? बिल्कुल पॉइंट की तरह, बिंदु की तरह। तो ये दोनों आवेश किस तरह कहे जाएंगे? बिंदु आवेश कहे जाएंगे, और वहाँ पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम साहब ने कहा ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हों? R दूरी पर रखे हों। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से कहाँ हो?
आर दूरी पर हो। देखो बुक वगैरह में क्या बोलता है, दो स्थिर बिंदु आवेश। क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेश। जरूरी नहीं दोनों बिंदु आवेश क्या हो, स्थिर हो। मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ कब वैलिड होता है और कब वैलिड, किताब में तो दे देता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बुक में स्थिर बिंदु दिया है ना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2, लेकिन एक एट रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है, और दूसरा कहाँ है, मोशन में है, तो क्या यहाँ पे कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, तो वैलिड होगा। तो जो बुक में लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या यहाँ दोनों बिंदु आवेश स्थिर है दोनों बिंदु आवेश स्थिर नहीं है, एक रेस्ट पर है और दूसरा गति कर रहा है, तो यहाँ भी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा। ऐसा नहीं यहाँ कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा। तो किताब में लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आप भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि कूलॉम्स लॉ जरूरी नहीं जो दोनों बिंदु आवेश हो क्या हो, स्थिर ही हो। क्लियर है बात। तो चलिए हम बात करते हैं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर। कितने दूरी पर, r दूरी पर। तब इसके बारे में कूलॉम साहब ने ये बताया कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर रखे हों तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा Q1 Q2 के, तथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच के दूरी के वर्ग के। क्लियर है बात यहाँ पे। और बाद में जब इन दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं तो आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है कि Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ होता है। क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। और ये जो K है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जहाँ पर K माध्यम का नियतांक है। क्या है, K माध्यम का नियतांक है। याद रखना ऐसे कह सकते हैं जहाँ K क्या है, समानुपाती नियतांक है, और इस K का मान माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान कहाँ निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं। जैसे ये दो बिंदु आवेश है, हमने क्या बोला, दो बिंदु आवेश अगर निर्वात में रखें या वायु में रखें तो उनके बीच माध्यम क्या है, वायु है। यही दोनों बिंदु आवेश उठाकर पानी में रख दिया गया। कहाँ, पानी में। तीन दोनों आवेशों के बीच माध्यम कौन आ गया, पानी आ गया। क्लियर है बात। और फिर मान लो इन्हीं दोनों बिंदु आवेश को उठाकर हमने तेल में रख दिया तो इनके दोनों बीच माध्यम क्या हो गया, तेल हो गया। मान लो इन्हीं दोनों बिंदु आवेश को उठाकर किसी हम ऐसी जगह रख दिए जिनके बीच माइका है। क्या है, माइका। माइका समझते हो, माइका यूज जानते हो क्या होता है। माइका आप लोगों ने प्रेस जलाया ना, प्रेस पे जिसे आप लोग कपड़े प्रेस करते हो, आपको पता है कि जो आपका वो कपड़ा होता है, आपके कपड़ा जिससे आप प्रेस करते हो उसकी नीचे की बॉडी क्या होती है, स्टील की होती है ना। अब मान लो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, क्या जा रही है, करंट जा रही है, तभी तो वहाँ हीट आएगा ना। जैसे आप सप्लाई लगाते हो प्रेस में क्या आता है, हीट आती है कि नहीं आती है। अब वो हीट आएगी, इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट अंदर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और हीट उत्पन्न करता है। जैसे आप हीटर एलिमेंट जान रहे हो कि नहीं, हीटर एलिमेंट देखे ना, हीटर एलिमेंट में क्या होता है, हीटर चलता है तो वहाँ हीट आती है। ऐसे वहाँ पर भी एलिमेंट है, हो सकता है नाइक्रोम हो, क्योंकि वो नाइक्रोम एक ऐसा एलिमेंट है जो अच्छे से हीट करता है। अब बताओ उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो फिर आपको करंट क्यों नहीं मारता नीचे, क्योंकि उस स्टील और उस नाइक्रोम वायर जो आपका लगा हुआ है प्रेस में, जो भी हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है उसके बीच में हम लोग माइका लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, और माइका का काम क्या है, वो हीट को ट्रांसफर करता है। माइका क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी जब माइका आपकी क्या हो जाती है, जल जाती है, तो आपकी बॉडी में करंट भी आने लग जाता है। तो याद रखना जो माइका होता है, इट इज द
बैड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर फॉर द हीट। हीट के लिए क्या अच्छा है परंतु इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा, मतलब अपने से वो क्या करता है, हीट को तो ट्रांसफर होने देता है परंतु इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने नहीं देता, तो माइका होता है। तो वैसे बता रहे ये दोनों माध्यम जो है, दोनों बिंदु आवेश हैं, अगर आपने इनके बीच कोई माध्यम रख दिया तो उस माध्यम का मान अलग अलग होगा। इसके बीच पानी में रखोगे तो पानी अलग माध्यम, उसका मान अलग होगा। अगर इसके बीच तेल में रखते हो तो तेल का माध्यम अलग होगा, उसका मान अलग होगा। तो ये जो K है, ये K क्या है, ये K ही आपको बताएगा कि माध्यम का मान क्या है। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके बाद हमने बोला जो ये K है वो किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर। तो अलग अलग माध्यम होगा तो K का मान अलग अलग होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर पानी है तो K का मान अलग होगा। इसके दोनों आवेशों के बीच अगर तेल है तो K का मान अलग होगा। अब अगर मैं बात करूँ K का, वैसे मैं आपको बता दूँ K जो है, K बराबर आपका होता है K इज इक्वल टू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसका मान अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। लोग सीधे लिखवाते हैं आपको K बराबर 1/4 पाई, ठीक है, ये नहीं होता है। K का मान ये होता है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ ये क्यों आता है, बगल में लिखवा देंगे आपको फॉर एयर और वैक्यूम, निर्वात या हवा के लिए, ठीक है ना। लेकिन समझना बात में, K बराबर एक्चुअली में होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और बेटा मैं आपको बता दूं एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अच्छा खासा लेक्चर लेंगे इसके ऊपर। परमिटिविटी, इसे क्या कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की, सॉरी इसे सिर्फ वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की नहीं, वैद्युतशीलता। परमिटिविटी क्या कहते हैं इसे, परमिटिविटी, परमिटिविटी कहते हैं इसे, इंग्लिश में परमिटी, हिंदी में वैद्युतशीलता। क्लियर है बात। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जो एप्सिलॉन आर होता है उसका मान 1 हो जाता है फॉर एयर और वैक्यूम। क्यों हो जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब क्या पढ़ेंगे, परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा एप्सिलॉन आर, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इंग्लिश में इसे रिलेटिव परमिटिविटी और हिंदी में कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष। इसके बारे में आप लोग परेशान न होइए, अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा ही डीप तरीके से इसे हम पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक्चुअली में होता क्या। और मैं बता दूं यही एप्सिलॉन आर आगे चलकर बनता है आपका परावैद्युतांक। क्या बनता है, परावैद्युतांक। इसी को कहते हैं, जिसे हम आगे चल के डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल के से। क्लियर है बात। तो जो आपका परावैद्युतांक है उसी को हम सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, और यही आगे चलकर परावैद्युतांक बनता है। बनता क्या है, ये परावैद्युतांक है ही, और इसे हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, K। क्यों हम इसे परावैद्युतांक कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। सापेक्ष का मतलब क्या है ये भी हम बताएंगे आपको कि सापेक्ष का मतलब क्यों है, क्या है, कैसे है, सापेक्ष वर्ड क्यों आया, तो ये भी हम बात करेंगे। अभी जान लो। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। तो अगर हवा या निर्वात के लिए 1 होता है तो यहाँ से बताओ एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन की जगह क्या रख देंगे, अब एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, एयर या, और इसका मान जो होता है बच्चे आपका होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल करके देखो K की यूनिट। तो ये K बराबर अगर मैं आपको निकाल करके इधर दिखाऊं तो जरा देखना, F बराबर क्या दे रखा है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
के बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो f इंटू आर स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब ये फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, और यहाँ पे दूरी का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर। अब ये बटे में है तो लगा देंगे प्रति। कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ कितने आवेश हैं, 2, तो कूलाम भी 2 हो जाएंगे, तो कूलाम का, तो ये के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये किसका मात्रक होता है, के का, याद रखना किसका मान, के का। अगर मैं आपको एप्सिलॉन के मात्रक पूछूं तो विद्युतशीलता का जो ये है, तो यहाँ से देखो ले मात्रक मैं आपको बता दूं, यहाँ बात कर लेते हैं। F बराबर देखो क्या होता है, अगर आप लोग एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा रफ करूंगा बताने के लिए आपको। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। मैंने बोला F बराबर क्या होता है आपका, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, बराबर के का मान अगर हम रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब अगर देखो मैं एप्सिलॉन यही रहने, एप्सिलॉन को उठा के यहाँ रखूँ तो F यहाँ आ जाएगा, तो एप्सिलॉन इधर लाओ तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखो 1 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ना, तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो Q1 Q2 क्या है, 2 आवेश है, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अब पूरा बटे में बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। क्लियर है बात। दोनों मात्रक में डिफरेंस है, इस बात को याद रखना। एप्सिलॉन बराबर होता है, एप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, जबकि के का मात्रक क्या होता है, यहाँ से देखो के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक बात यहाँ से जान लो, जो ये के है ना बच्चे, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, है या नहीं है। तो जो मात्रक के का होगा जस्ट उसी का उल्टा किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन का हो जाएगा, इस बात को याद रखना। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है। इसका मतलब अगर इसका मान हम ज़्यादा करेंगे तो के का मान कम होगा, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कैसे वो चीज़ बात करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और मैं यहाँ से आपको ये भी बता दूँ, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ से बता दूँ ये क्या है, ये है परम वैद्युतशीलता। क्या है, परम वैद्युतशीलता, इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है, तो एक प्रकार की वैद्युतशीलता ना। क्या है, वैद्युतशीलता, और वैद्युतशीलता का मात्रक अभी हमने निकाल कर आपको दिखाया। यहाँ से देखो क्या होता है वैद्युतशीलता का मात्रक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने इसका यूनिट भी देख लिया, इसका मान देख लिया, इसका मान एयर के लिए कितना होता है 1। हमने सारी चीज देख ली, कौन क्या है क्या नहीं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम इसे रफ करते हैं और आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए कुछ बातें हम कूलॉम्स लॉ में करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। हमने आपको बताया कूलॉम्स लॉ में जो बल लगता है वो बल F बराबर क्या होता है। पहले तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आपका 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली R। क्लियर है बात यहाँ पे। तो जो फोर्स लगेगा हमने बोला फोर्स F बराबर क्या लगेगा K को हटाओ, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए। और ये जो फोर्स है आपका किसके लिए है, किसी माध्यम में अगर है तो उसके लिए, ठीक है ना, माध्यम के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो Q1 आवेश है Q2 के ऊपर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा।
बल लगाएगा तो किधर लगाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। तो जब भी बल लगता है Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा तो हमेशा याद रखना, कोई भी चार्जेस हो, दो चार्जेस आपस में कुछ दूरी पर रखे गए हो, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जब भी बल लगाएगा तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगाएगा, ये बात याद रखना। जैसे Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। ऐसा नहीं Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा इधर जाएगा, याद रखना जब भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे तो हमेशा उनको मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही लगाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बल कैसा करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। हालांकि अगर मैंने इसके बारे में नहीं बताया तो सुन लो, अगर हमने नहीं बताया तो सुन लो यार। क्या है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं या दो निगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो इनके बीच कैसा फोर्स काम करता है भैया, इनके बीच जो बल कार्य करता है वो कैसा करता है, प्रतिकर्षण। कैसा बल, याद रखना ये बात, प्रतिकर्षण बल, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिपल्शन फोर्स। कैसा, रिपल्शन फोर्स। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा है, अट्रैक्शन है। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। कैसा बल, आकर्षण बल। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब समान चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस है तो उनके बीच कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर अनलाइक चार्ज है, असमान चार्ज है तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। और वैसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस बात समझो, मान लो यार इसे हम बॉयज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बॉय मान लेते हैं, और इसे गर्ल। क्या दो बॉयज आपस में कभी बातचीत बढ़िया से होती भैया, नहीं। फोर्स लगाएंगे वो उसको दूर ढकेलेगा और वो, ऐसे दो लड़कियां मिल जाए तो इनके बीच हमेशा रिपल्सन का, क्योंकि वो उसको दूर ढकेलना चाहेगी उसको और उसको। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बॉयज आ जाए और एक, भैया दुनिया का कोई कोना ढूंढ लाओ, कभी भी इनके बीच प्रतिकर्षण बल, कभी भी एक दूसरे को कभी क्या दूर ढकेल सकते हैं। जब भी फोर्स काम करेगा कौन सा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल ही होगा, इनके बीच कभी भी रिपल्सन नहीं होगा। याद रही बातें ना। तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन आकर्षण बल से ही खींचेंगे, है ना। तो ये बात याद रखना। ऐसे मैंने आपको जस्ट फनी टाइप का हमने बता दिया ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉय और गर्ल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ठीक है। तो समान चार्जेस है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल और असमान चार्जेस है तो आकर्षण बल। अब हमने बोला, ध्यान से सुनना यहाँ पर ये बात, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैसा बल, तो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। तो ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस दिशा में, Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा तो इस दिशा में। अगर Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है फोर्स तो जरा देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनना, ये भी जरूरी है। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पहली बात क्या लग रहा है, फोर्स। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। लगा कौन रहा है, 1, तो इसे कहेंगे फोर्स F2 1। क्लियर है बात। अगर मैं पूछूं यहां पर किसके ऊपर बल लग रहा है, 1 के ऊपर, लगा कौन रहा है, 2, तो इसे कहेंगे फोर्स F1 2। और आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर लगा रहा है इस दिशा में, ये इसके ऊपर लगा रहा है इस दिशा में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। परिमाण में तो समान होंगे, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, समान बल से प्रतिकर्षित करेंगे, समान बल से, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। तो हम कह सकते हैं जो आपका F12 है, वेक्टर F12 वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ वेक्टर F2। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, परिमाण में समान है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं मॉड ऑफ वेक्टर F21 तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर F12 के। मॉड क्या बताता है, परिमाण बताता है। तो परिमाण में दोनों समान है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये बात हमेशा याद रखना, दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई समस्या। हमेशा जो भी फोर्स लगाएगा एक चार्ज दूसरे, मान लो यही आवेश ऐसे मैं रख देता यहाँ पे,
ये Q1 और ये Q2। नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लेते हैं। अगर इसी आवेश को मैं एक यहाँ पर रख दूँ Q1 और एक आवेश हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे Q2, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही है। बताओ ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो किस दिशा में, इस दिशा में। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस दिशा। तो हमेशा फोर्स जब भी लगेगा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, कहीं भी इधर उधर फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। और फोर्स लगेगा कितना, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये कूलॉम्स लॉ आपको समझ में आया। हालांकि कूलॉम्स लॉ में बड़ा अच्छी बात तो यही है कि जानना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बल किधर लगेगा और किस दिशा में लगेगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, इसका परिमाण क्या होगा, ये फार्मूला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम आपको पढ़ाने जाएंगे इसके आगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है किस पर, अगली टॉपिक हम पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे जस्ट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर, और हम उसको बड़ा ही अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ने के बाद इतने वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, बहुत नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कूलॉम्स लॉ पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए खूब अच्छे से। और ये मेरा वादा है कि आप लोग अगर यहाँ कूलॉम्स लॉ में आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जिससे आपको मज़ा भी आएगा और बहुत मज़ा आएगा। इस वजह से आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ और हम लोग फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सदिश रूप में। इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कूलाम का नियम सदिश रूप में बात करते हैं। कूलाम का नियम सदिश रूप में होता क्या है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारे पास है, ये क्या था, ओरिजिन होता है। अब आपको पता कोई भी दो बिंदु आवेश है अगर कहीं रखे गए तो जाहिर सी बात एक मूल बिंदु से किसी दूरी पर रखे हुए उनका कोई पोजीशन होगा या नहीं होगा। आप अगर अपनी जगह, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी खड़ा हूँ इस कमरे में, तो इसका मतलब मेरा कोई पोजीशन होगा। मैं पूछूं कमरे में कहाँ खड़ा हूँ, तो आप कहोगे सर पीछे वाले, या मैं बोर्ड से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ या 1 मीटर की। मैं सामने वाले दीवार से पूछूं तो कितनी दूरी पर हूँ, 5 मीटर दूरी पर हूँ। तो मेरा कोई ना कोई पोजीशन है या नहीं है। तो एवरी पॉइंट, अगर जो आपका यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके इस पूरे ब्रह्मांड में है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई क्या है, पोजीशन है जो जहाँ पर है। क्लियर है बात। ऐसे दो बिंदु आवेश है यहाँ पर हमारे पास, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। इनका भी अपना क्या होगा, पोजीशन होगा। और वो पोजीशन हम कहाँ से बताते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन से बताते हैं। तो मैंने मान लिया इनका पोजीशन जो वेक्टर है वो क्या है, R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। अब जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा। तो यहाँ से देखो, अगर ये पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है तो ये अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितनी होगी, ये कौन सा वेक्टर होगा, तो इसे कहते हैं विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मैंने बता रखा है ये वेक्टर आपका होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हम लोग क्लास 11 में बड़ा बढ़िया से पढ़ते हैं। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। उनको बताना पड़ेगा हमें ट्रायंगल लॉ वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल जान जाओ भी ये क्या है, R2 माइनस। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीका मैं बता दूं, चलो मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, और ये वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े, दोनों, ये हेड होता है और ये क्या होता है, टेल। तो दोनों टेल से टेल जुड़े हुए हैं। अब मैं पूछूं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बाद वाला माइनस पहले वाला। बस इतना जान दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, बाद वाला माइनस। तो भैया यहाँ से अपने यहाँ तो ये बाद वाला हुआ कि नहीं हुआ,
और माइनस पहले वाला तो हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इसी में अगर मैं ये पूछ लेता आपसे, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब मैं ये आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ लूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो बाद वाला क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देख लो, बाद वाला माइनस पहले वाला वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। ये हमेशा ट्रायंगल लॉ में वैलिड होगा, परेशान मत होना। क्लियर है बात यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो गया। अब ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किस दिशा में, बताया था ना, उसी की दिशा में लगाता है मिलाने वाली रेखा के। अब किसके ऊपर लगा, 2 के ऊपर लगाया, कौन 1, तो इसे कहेंगे वेक्टर F2। सिमिलरली ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो इस दिशा में लगा, किसके ऊपर 1, लगाया किसने 2, तो इसे कहेंगे वेक्टर F1 2। क्लियर है बात यहाँ पे। अब आपको हमें बताना है इस वेक्टर F21 का मान और वेक्टर F1 2 का मान। तो चलो देखते हैं क्या होगा। अगर मैं आपसे इसे मिटा दूं, मैं आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो बात करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा वेक्टर F21 का। तो वेक्टर F21 बराबर क्या होगा, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक चीज यहाँ से जान लो। अगर किसी सदिश का मान आपको बताना है तो सदिश अगर कोई राशि है तो उसके अंदर क्या होगा, परिमाण और गुणे क्या होगी, दिशा। दो चीज होगी कि नहीं होगी, परिमाण होगी और दिशा। अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया इस बल के ऊपर, तो बल कैसी हो गई, सदिश राशि हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर क्या होगा, इस बल के अंदर परिमाण होगा और गुणे क्या होगी, दिशा। तो परिमाण को हम मैग्नीट्यूड में करते हैं तो ये जाएगा F21 और गुणे दिशा। दिशा किससे डिनोट करते हैं, तो क्लास 11 में बताया जाता है कैप से। किससे, कैप से। तो जरा देखना हम किसके ऊपर कैप लगाएंगे, जिसका बल उसी के ऊपर कैप, तो लिख देंगे वेक्टर F21 का कैप। क्लियर है बात यहाँ पे। अब F21 ये परिमाण है, तो परिमाण अब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, परिमाण में क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और उनका मान ले लो तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर F21 क्या निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे ए कैप लिखा है तो इसका मतलब होता है वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। तो यहाँ पे वेक्टर F21 का कैप है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जरा देखो क्या हो जाएगा आपका, ए कैप बराबर वेक्टर A बटे मॉड ऑफ A। तो यहाँ पर इसका कैप है तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर बटे क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, इस बात को समझो, हमें F21 की अगर डायरेक्शन देनी है तो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। और इस दिशा में क्या मैं कैप को इसकी जगह लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। बल किस दिशा में है, इस दिशा में लग रहा है ना, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में, और इसी दिशा में क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, दोनों एक ही दिशा में है। तो चाहे हम बल की दिशा बता दें चाहे डिस्प्लेसमेंट की, बात दोनों एक ही होगी, क्योंकि जिस दिशा में बल है उसी दिशा में कौन है, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस F21 वेक्टर की जगह मैं सीधे लिख दे रहा हूं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का कैप। क्लियर है बात। यहाँ दिशा बताने के लिए हमने किसको ले लिया, विस्थापन सदिश को। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। कैप हटाने के लिए मैंने अभी यहाँ से बताया वेक्टर है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान, ये देखो इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे घात 1, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये आपका फोर्स आ गया कौन, F21। ये आपका फोर्स होता है किसमें, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में आपका फोर्स निकल कर आता है। क्लियर है बात। ध्यान से देखो हमने कौन सा कैप लिया है, जिस दिशा में बल था उसी दिशा में हमने लिया। क्लियर है बात। लेकिन अगर आप मुझे जरा बताओ
F12 निकालूं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका मॉड ऑफ वेक्टर F21 है वो क्या होता है माइनस मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 के, तो जस्ट इसी का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो जाएगा। निकाल के मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, निकाल के बताता हूँ F12 कैसे आएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर F12 और इंटू F12 के ऊपर क्या लगा दूँ कैप, ये दिशा बताएगा। सिमिलरली ये फार्मूला लिखो तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी। अब लेकिन दूरी कौन सा लेना जरा ध्यान से देखना, तो F12 निकाल रहे हैं ना, F12 ये है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके लिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस ब्लैक वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, यहाँ से उठाया यहाँ आया तो बाद वाला माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का माड का होल स्क्वायर। अब देखो हमें इसका कैप लेना, तो अब Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है ना, तो इस दिशा में लगा रहा है और इस दिशा में बल लगा रहा है, तो देखो इसी दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो हम लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का कैप। तो यहाँ से देखो F12 बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली क्या आ जाएगा आपका K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आपका जाता है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम है, तो ये होता है आपका कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। आपको कैसे बताया जाता है, कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे इसको निकालोगे, ये तरीका होता है निकालने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं, तो आप फिर इसे नोट करिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं।